बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम तहकीकी खसूसियात के बारे में पढ़ रहे थे और उसी लेक्चर को हम आज कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको पिछला रिव्यू थोड़ा सा दे दूं कि तहकीकी खसूसियात या एक अच्छी तहकीक की खसूसियात जो हम पढ़ रहे थे उसमें जो पॉइंट्स हमने कवर किए थे उसमें नंबर 1 था आला मकासद की हामिल होनी चाहिए। यानी कि जो भी तहकीक आप शुरू कर रहे हैं, क्योंकि वो आपका टाइम भी लेगी, आपकी मेहनत भी लेगी और ज़ाहिर है कि उसके ऊपर सरमाया भी सर्फ होता है। तो फिर इस किस्म की तहकीक होनी चाहिए जो कि लोगों के लिए फ़ायदेमंद या माशरे के लिए, मईशत के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। साइंटिफिक और सही तरीके की हामिल होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि मुनज़्ज़म और मरबूत तरीक़ाकार के ज़रिए होनी चाहिए, यानी रैंडम आपका वर्क नहीं होना चाहिए। आप एक पूरा प्रॉपर ऑथेंटिक या तस्दीक शुदा तरीक़ाकार है उसे आप इस्तेमाल करेंगे ताकि आपकी तहकीक जो है वो काबिल कबूल हो। फिर मंतकी इस्तदलाल की हामिल होनी चाहिए, यानी मंतकी इस्तदलाल आप उसके जो रैशनल आर्ग्यूमेंट्स हैं उनसे प्रूव करेंगे, यानी आप ऐसे दलाइल देंगे जिनको रद्द ना किया जा सके, जिनके अंदर कोई ना कोई अकली दलील शामिल हो। ठीक है। यानी अगर आप कोई इलाका चूज़ करते हैं कि आपने ये साइट क्यों चूज़ की है अपनी तहकीक के लिए, तो आप उसका रीज़न देंगे। आपने कौन सा टाइम पीरियड लिया है अपनी तहकीक के डाटे के लिए, तो उसका आप रीज़न देंगे। आप कौन सी टेक्निक ऑफ रिसर्च जो एनालिसिस यूज़ कर रहे हैं उसका आप रीज़न देंगे। ठीक है। तो या और जो नताइज आपके आएंगे उनको भी आप सपोर्ट करेंगे अपने दलाइल के ज़रिए। फिर था पॉइंट कि गैर जानिबदार होनी चाहिए। गैर जानिबदार होने का मतलब ये है कि अम, आप अनबाइस्ड होकर रिसर्च करेंगे, न्यूट्रल होकर, यानी आप अपनी ज़ाती राय को अपने तहकीक के नताइज पर असरअंदाज नहीं होने देंगे, चाहे वो नताइज आपकी मर्ज़ी के आएँ या ना आएँ। ठीक है। वाज़ेह और जामे होनी चाहिए। वाज़ेह मतलब कि क्लियर कट आप अपने मकासद बयान करेंगे, तरीक़ा तहकीक बयान करेंगे और उसको क्या नाम है उसकी जो नताइज हैं उन्हें भी आसान तरीके से बयान करेंगे। क्योंकि आम अफराद भी आपकी रिसर्च पढ़ें तो उन्हें भी उसको कुछ ना कुछ समझ आनी चाहिए। जामे होनी चाहिए। जामे मतलब कि मुकम्मल एक चीज़ हो, यानी अधूरा ना छोड़ें आप किसी चीज़ को, फुली कम्प्रिहेंसिव वे में आप उसको कंप्लीट करें। फिर मेयारी माखज़ की हामिल होनी चाहिए। मेयारी माखज़ क्या हैं? जो इसके सोर्सेज हैं वो जो है वो मेयारी या स्टैंडर्ड सोर्सेज होने चाहिए, यानी आप कहाँ से शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं, कहाँ से आप डाटा ले रहे हैं, आपने जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर पढ़ा है वो क्या मेयारी माखज़ों से था या नहीं। फिर बाकायदा और मरबूत तरीक़ाकार होना चाहिए, यानी ऐसा तरीक़ाकार जिसमें गैप्स ना हो, आप एक तरतीब लेकर चलें, वो कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। स्टेप वाइज आपकी तमाम तर जो तरीक़ाकार है उसकी वजाहत होती जानी चाहिए। मारूज़ी तरीक़ाकार होना चाहिए। मारूज़ी तरीक़ाकार का मतलब क्या है कि आप जो है मिक़दारी नौइयत के अपने सवाल और जवाब आपके होंगे। ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर हमारा क्वेश्चन ये होता है कि किसी हादसे में कितने अफराद की डेथ हुई, तो हम अगर उसको अंदाज़न कह देते हैं कि बहुत ज़्यादा हुई या बहुत कम हुई, तो ये एक वेग या मुबहिम सी बात होगी। उसे क्लैरिफ़ाई नहीं हो रहा कि 10 हैं, 20 हैं, 100 हैं, मतलब कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन अगर आप ये स्पेसिफ़ाई कर देते हैं कि जी 5 अफ़राद हलाक हुए या इस तरह से, तो एग्ज़ैक्ट फ़िगर्स आप दे देते हो। ठीक है। दूसरी बात मारूज़ी तरीक़ेकार या ऑब्जेक्टिविटी में ये होती है कि आप वही के अनबाइस्ड और न्यूट्रल होके, गैर जानिबदार होके, जैसे हक़ाइक़ आपको मिल रहे हैं वैसे के वैसे ही आप उन्हें बयान कर दें, उसमें अपनी तरफ से आप कोई तब्दीली नहीं करेंगे। ठीक। अब मज़ीद जो हम इसको आगे लेकर कंटिन्यू करते हैं, जो इसके पॉइंट्स हैं कि ये एक ठोस तरीक़ाकार होना चाहिए। ठोस तरीक़ाकार से क्या मुराद है कि आप जो भी तरीक़ाकार अख्तियार कर रहे हैं उसकी जो बेसिस हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि रिसर्च में मुख्तलिफ़ किस्म के रिसर्च टूल्स या आलात इस्तेमाल होते हैं।
अब आपने उनमें से कौन-सा रिसर्च टूल इस्तेमाल किया है, तो आपको जस्टिफ़ाई करना पड़ेगा, उसकी जस्टिफ़िकेशन देनी पड़ेगी कि आपने ये वाला तरीक़ाकार क्यों इख्तियार किया है, ठीक है? फिर जो आपने डाटा कलेक्शन की टेक्निक्स हैं, वो आपने कौन-सी चूज़ की, किस लिए की, उसको आप जस्टिफ़ाई करेंगे। फिर जो आप उसके बेसिस पे एनालिसिस करते हैं, उसकी टेक्निक्स वग़ैरह वो सारी आप जो है वो बताएँगे कि ये आपने क्यों की। तो शुरू से आखिर तक जो आपका रिसर्च होता है उसमें क्यों और कैसे के सवालात जो हैं उनका जवाब देना लाज़मी होता है। जब आप ये जवाब देते हैं, ठीक है, और इसको जस्टिफ़ाई करते हैं तो आपका जो तरीक़ाकार है वो ठोस तरीक़ाकार हो जाता है। नेक्स्ट जो ख़ुसूसियत है रिसर्च की वो ये है कि आप 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेज़ होती हैं आपके पास। एक इब्तदाई और दूसरा सानवी। ठीक है। इब्तदाई और सानवी ज़राए से मालूमात। जो आप मालूमात इकट्ठी करेंगे, ठीक है, वो आप या इब्तदाई माखज़ों से कर सकते हैं या सानवी से कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि अगर आप के पास पहले से सिर्फ़ सोर्सेज़ मौजूद हैं, ठीक है? और आप उनसे जो डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, उनको आप सिर्फ़ रीअरेंज कर दें तो ये आपकी रिसर्च नहीं होगी, ठीक है? आप उस डाटा को इस्तेमाल करके कोई नए रूल्स, कोई नए थ्योरीज़, कोई नए मफ़रूज़े कायम करते हैं, तो वो आपकी एक रिसर्च कहलाएगी, ठीक है? और समटाइम्स ऐसे होता है कि आप जो रिसर्चर होता है वो बहुत सारे अफराद से मालूमात इकट्ठी नहीं कर पाता अपने टाइम कॉस्ट लिमिट के बाइस। तो वो क्या करता है कि वो सैंपल सेलेक्ट कर लेता है बीच में से अफराद का और उससे फिर मालूमात जो है वो इकट्ठी करता है और उसी को फिर इम्प्लीमेंट कर देते हैं हम रिजल्ट्स को जनरलाइज कर देते हैं तमाम अफराद के लिए। जैसे अगर हम पूरे पाकिस्तान के लिए रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक है, किसी मौजू पे, तो अब हम पाकिस्तान की जो 20-22 करोड़ आबादी है, उन सब से अगर हम सर्वे नहीं कर रहे हैं, नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम हर सूबे से, उसके हर डिस्ट्रिक्ट से नुमाइंदा अफराद चुनेंगे और उनसे फिर हम डाटा इकट्ठा करेंगे और जो नताइज आख़ज़ होंगे, उनको हम एज़ ए होल पूरे पाकिस्तान के लिए अप्लाई कर देंगे। लेकिन उसकी भी मुख्तलिफ़ शराइत हैं, जिसकी वजह से वो जनरलाइज़ हो सकता है और नहीं हो सकता, उसको फिर हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो इब्तदाई ज़रिया भी हमारे पास होता है, एक तो कि आप खुद डाटा कलेक्ट करें और सानवी ज़रिया क्या होता है कि आप दूसरों के कलेक्ट किए हुए डाटा को इस्तेमाल करके और अपने रिसर्च को कंटिन्यू करें, ठीक है? एक और चीज़ इसमें है कि ये सब्र का तकाज़ा है इसमें, मतलब मैंने आपको पहले भी बताया। सब्र का तकाज़ा क्या है? ज़ाहिर है रिसर्च एक काफ़ी मुश्किल और सब्र आज़मा काम होता है। आपको बार-बार इसमें रुकावटें भी आती हैं, समटाइम्स आपका काम किया हुआ जो होता है वो रिजेक्ट भी हो जाता है, आपको फिर नए सिरे से करना पड़ता है और बाज़ औक़ात आपको डाटा कलेक्शन में मसाइल आते हैं, बाज़ औक़ात आपको डाटा एनालिसिस में मसाइल आते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं उनको जो अच्छी तहकीक है उसमें वो सब्र के साथ की जाती है। आपको जो भी मसाइल आ रहे हैं उनको आप सब्र के साथ अगर देखकर फिर रिसर्च करते हैं तो वो एक अच्छी तहकीक होती है। जल्दबाज़ी से की गई जो तहकीक होती है वो एक अच्छी तहकीक नहीं होती और काबिले अमल और उस एतबारियत वाली तहकीक नहीं होती, क्योंकि जल्दबाज़ी में जब आप काम करेंगे तो आपसे काम गलत होगा। ना आप डाटा को सही तरीके से हैंडल कर सकेंगे, ना आप उसका एनालिसिस अच्छे तरीके से कर सकेंगे और ना ही आप नताइज जो हैं वो अच्छे तरीके से हासिल कर सकेंगे।
ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? हुँ। हिम्मत और जुरात वाली तहकीक होनी चाहिए। मतलब अब देखें समटाइम्स ऐसे होता है कि जब आप तहकीक करते हैं तो उसके नतीजे में जो आपके पास मालूमात आती हैं, समटाइम्स वो ऐसी होती हैं कि वो दूसरे अफराद या दूसरे ग्रुप्स या दूसरे ममालिक के लिए जो है वो काबिल कबूल नहीं होती, ठीक है? जो वो अगर उनके बरखिलाफ जा रही हों तो फिर वो आपको फिर मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है। तो ऐसे ही वो तहकीक में फिर आपको सच बोलने की हिम्मत जो है वो हो तो फिर वो तहकीक जो है वो अच्छी तहकीक होगी। ये ना हो कि आप किसी डर या खौफ की वजह से उस तहकीक से हासिल होने वाली हक़ाइक़ को छुपा लें। अगर आप छुपा लेते हैं तो वो तहकीक अच्छी तहकीक नहीं होगी। ठीक है? तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनकी बेस पर जो तहकीक की जाती है वो एक अच्छी तहकीक कहलाती है। और और वो काबिल कबूल भी होती है, रिलायबल यानी होती है और वो फ़ायदेमंद भी साबित होती है। जब अगर ये तहकीक की क्यों जाती है? अगर हम अब मैं अगर तहकीक की अहमियत की बात करती हूँ मिसाल के तौर पे, तो या अच्छी तहकीक की खसूसियात से हमें आगे इसकी अहमियत का अंदाज़ा भी हो जाता है, ज़रूरत व अहमियत का अंदाज़ा भी हो जाता है, ठीक है? अ, अब जब आप कोई भी शोबा है उसमें किसी चीज़ को आप देखें कि किस तरह से फ्लरिश करती हैं, वो किस तरह से ग्रो करता है। मिसाल के तौर पे आप इकोनॉमिक्स की ही बात ले लें, ठीक है? इसके अंदर क्या होता है कि तहकीक की अहमियत और ज़रूरत क्या होती है? इसको हल्का-सा मैं आपको थोड़ा-सा हिंट देती हूँ। देखें जैसे अब आप कोई हमारा सब्जेक्ट ही देख लें, इकोनॉमिक्स है। अब ये कहाँ से शुरू हुआ? आपको पता है पहले क्लासिकल इकोनॉमिस्ट आए, इसकी बुनियादी थ्योरीज़ पेश की गईं। फिर उसके बाद आप देखें कि केनेज़ियन आए, उन्होंने क्लासिकल्स पे तनकीद की और उन्होंने अपनी थ्योरीज़ पेश की। फिर उसके बाद मॉनेटरिस्ट, न्यू केनेज़ियन, न्यू क्लासिकल मतलब इस तरह से बिज़नेस साइकिल थ्योरिस्ट ये सब आते गए और आपने देखा कि ये सब्जेक्ट एक्सपैंड होता चला गया। ये किस बुनियाद पे हुआ? ज़ाहिर है तहकीक की बुनियाद पे हुआ। अगर तहकीक ना की जाती तो क्या नतीजा निकलता? नतीजा ये निकलता कि वो वहीं पे ही क्लासिकल्स पे ही ये जो मज़मून है या ये जो सब्जेक्ट है, ये इकोनॉमिक्स का फ़ील्ड है, ये बिल्कुल श्रिंक होके रह जाता। ठीक है? और लेकिन क्या हुआ? ये ग्रो किया, एक्सपैंड हुआ, किस बेस पे हुआ? तहकीक की बुनियाद पे। इसी तरह से ज़िंदगी के तमाम तर शोबे, तमाम तर उलूम जो हैं वो किस तरह से ग्रो कर रहे हैं? तहकीक की बुनियाद पे। ज़िंदगी में अगर आप देखें कि जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जो आसानियाँ आ रही हैं, वो भी तहकीक की बुनियाद पर ही आ रही हैं। जो मेडिसिन का शोबा है उसमें आप देखें नए-नए जो तहकीकात के मुताबिक जो नई-नई अद्वियात सामने आ रही हैं, बीमारियों को दूर करने के लिए उनके इलाज आ रहे हैं, वो भी तहकीक की बुनियाद पे है। एजुकेशन के शोबे में अगर आप देख लें तो नए-नए तरीका तालीम जो आ रहे हैं, वो भी तहकीक की बुनियाद पे आ रहे हैं। इसी तरह से अगर आप दीगर शोबों की तरफ भी नज़र दौड़ाएँ तो सब के सब जो है वो तहकीक की बुनियाद पे ही आगे बढ़ रहे हैं। तो लिहाज़ा तहकीक की अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा है। तहकीक के बगैर आप जो एक ऑब्जेक्टिव है वो फ़ेल हो जाता है, ठीक है? आप एक जगह स्टक होकर रह जाते हैं। अगर आप अब आगे मूव करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए तहकीक करना ज़रूरी है, ठीक है? वरना तो आप देखें जैसे कि अगर इंसान है वो पहले गारों में रहता था और उसका लिबास जो है वो खाल होती थी या पत्ते होते थे और उसकी खुराक जंगली जानवर होते थे। तो तहकीक इंसान के अंदर जो तहकीक का मादा अल्लाह ताला ने वदीयत किया है उसके साथ ही उसने अपनी हालात ज़िंदगी, अपने रहन-सहन, अपनी खुराक, अपने लिबास, अपनी रिहाइश को बेहतर बनाया है और वो आज के इस तहज़ीब याफ़्ता दौर का हिस्सा बन गया है, ठीक है? और उसने अपने लिए बहुत सारी जो है वो पैदा कर ली हैं सहूलियात।
ٹھیک ہے؟ تو مختلف قسم کی ایجادات جو ہیں وہ بھی اس کے ذریعے ہی ہوئی ہیں جو کہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہیں۔ گو کہ کچھ ایسی ایجادات بھی ہیں جو کہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن سم ٹائمز ہم جیسے کہتے ہیں کہ جی ایٹامک بم بنایا گیا، تو ایٹامک انرجی جو ہے وہ ہمارے لیے پازیٹیو وے میں استعمال ہو سکتی ہے، لیکن ایٹامک بم جو ہے وہ نیگیٹو اس کا یوزیج ہے۔ تو اس کے استعمال میں بھی ہوتا ہے ٹیکنالوجی کی کہ ہم اس کو کس طرح سے استعمال میں لا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آج کا لیکچر یہاں تک ہی۔ نیکسٹ لیکچر میں اب ہم دیکھیں گے فردر کہ ایک محقق یا تحقیق کرنے والے میں کیا اوصاف ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔